नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात नवजोत सिंह सिद्धू की। क्रिकेट की पिच से लेकर सियासत की पिच तक हर खेल में सिद्धू रोमांच और सस्पेंस पैदा करने में माहिर है। कैप्टन से खटपट को लेकर विरोधी बाउंसर पर बाउंसर दाग रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक शॉट में पूरे गेम को चेंज कर दिया। सिद्धू दिल्ली आए, सारा खेल सेट हो गया। मुझे बरेली बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि झुमका वही तो गिरा था। पकड़ लो पूछ। पेट्रोल पंप पे जाओ, प्रधानमंत्री का हंसता हुआ नजरानी चेहरा देखिए। नवजोत सिंह सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल है जिहदा कोई कंट्रोल नहीं है, कितने मर्जी डायरेक्शन हो सकती है। मुझे जापान बड़ा अच्छा लगता है बहनों भाइयों। तो जब मैं छोटा था मेरे पिताजी कहते थे बाल नरेंद्र जा पान ले आ। ठोको ठोको ताली ठोको। कांग्रेस का घरेलू झगड़ा बढ़ा या निपटा? मुस्कुराती तस्वीर के सियासी मायने क्या? बात बन गई गुरु, यहाँ कहीं अटका है रोड़ा। सिद्धू पर आपकी नजर क्यों टिकी है? अबे गंगा साफ कर रही थी तो किसान की फसल की कीमत देनी थी। अब जब भाजपा वाले तुम्हारे पास वोट लेके आए तुम क्या करोगे? ठोको ताली ठोको भाई ठोको। क्यों कांग्रेस के लिए सिद्धू है जरूरी? कांग्रेस की संपूर्ण सिद्धू कथा। की तरह खुद को चलाना पड़ता है, यूं ही मुट्ठी न बांध लेने से इंकलाब नहीं होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सुबह सिद्धू प्रियंका गांधी से मिले, शाम होते होते राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज पूरे दिन सिद्धू को लेकर कांग्रेस आला कमान में मंथन का दौर चलता रहा। मीटिंग पर मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक फाइनल समाधान निकल गया है। समाधान निकला तो सिद्धू सीधे राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। और उसके बाद सबसे बड़ी खबर पंजाब से आई है, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री कैप्टन ने पार्टी के विधायकों को कल लंच पर बुलाया है। तो इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि लगता है कि कैप्टन और सिद्धू के बीच का पंजाब वाला गतिरोध कांग्रेस पार्टी के लिए खत्म हो गया है। इसमें भूमिका बड़ी प्रियंका गांधी की रही, क्योंकि उन्हीं से मुलाकात के बाद माना जा रहा है जो फॉर्मूला उन्होंने सुझाया वो सिद्धू ने स्वीकार कर लिया। जिसके बाद राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई है और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल विधायकों को लंच पे बुलाया है। तो ये माना जा रहा है कि सिद्धू मान गए हैं, यानी सिद्धू की जो आज प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई उसमें फॉर्मूला उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब क्या उन्हें पद मिलता है, कौन से पद पर वो राजी हुए हैं, क्या उन्होंने स्वीकारा है, इस सब के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। विधायकों को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल लंच पर बुलाया है, यानी जो भी आलाकमान की तरफ से फॉर्मूला सिद्धू के साथ बनाया गया होगा उस फॉर्मूले की जानकारी अब लगता है विधायकों को देने का मन बना चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और कल इसीलिए उन्होंने लंच पे विधायकों को बुलाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि प्रियंका के फॉर्मूले पर राजी हो गए सिद्धू मिले उसके बाद राहुल से, और कैप्टन अमरिंदर कल मिलेंगे विधायकों से लंच पर। तो आपने 3 तस्वीरें देखी, लेकिन अब आपको इन 3 तस्वीरों के पीछे की खबर बताते हैं। लंबे वक्त से पंजाब में कैप्टन बनाम सिद्धू का झगड़ा चल रहा था। अब सियासी युद्ध में सीज फायर का टाइम आ गया है। कलह से सुलह का रास्ता कैसे निकला, पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए। इसे कहते हैं मौके पर चौका लगाना। महज 5 शब्दों में नवजोत सिंह सिद्धू ने सियासत की पिच पर 6 छक्के जड़ दिए। दुनिया को बता दिया और विरोधियों को जता भी दिया कि आने वाले दिनों में पंजाब में क्या होने वाला है।
सरल शब्दों में कहें तो अमरिंदर सिंह के साथ उनके मतभेद का आखिरी चैप्टर क्या होगा, यानी बिना कुछ बोले पूरी तस्वीर साफ कर दी। आज आपको इस तस्वीर के दो पहलुओं को समझना होगा। पहला, कांग्रेस के भीतर प्रियंका गांधी की क्राइसिस मैनेजमेंट वाली इमेज, यानी कांग्रेस का प्रियंका फैक्टर। दूसरा, पंजाब की राजनीति में कांग्रेस के अंदर सिद्धू की सीट कितनी पक्की है, यानी पंजाब का सिद्धू फैक्टर। दरअसल कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात नहीं की, लेकिन सिद्धू से प्रियंका गांधी ने न सिर्फ मुलाकात की बल्कि पूरे दिन कलह को सुलह में बदलने के लिए गांधी परिवार के बीच मीटिंगों का दौर चलता रहा। कवायद के पीछे कोशिश यही रही कि कैप्टन और सिद्धू के बीच मतभेद पर विराम लगाया जाए, लेकिन ये कैसे होगा, इसका मोर्चा खुद प्रियंका गांधी ने संभाला। सुबह सुबह सिद्धू साहब के एक ट्वीट ने कई कयासबाजियों पर विराम लगाया, उसके साथ ही कई नए सवाल खड़े कर दिए। प्रियंका गांधी वाड्रा और सिद्धू साहब की मुस्कुराती हुई तस्वीर इस बात का इजहार कर रही थी कि शायद उनकी लंबी मुलाकात उम्मीद भरी रही और आगे उनके लिए नतीजे अच्छे होंगे। पर दूसरी तरफ लंबी मुलाकात के मायने ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या इस लंबी मुलाकात के बाद जो नतीजे आने हैं उसमें भी लंबा समय लगेगा। मंगलवार को सिद्धू के साथ मीटिंग की अटकलों को खुद राहुल ने विराम दे दिया, लेकिन बुधवार को कंफ्यूजन दूर हो गया। सिद्धू से मुलाकात करने से पहले प्रियंका सुबह करीब 9:45 बजे राहुल से मिलने उनके घर पहुंची। मीटिंग के बाद वो वापस घर लौटी, जहां 11 बजे नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की। इसके बाद प्रियंका दोपहर करीब 12 बजे पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 10 जनपद पर मिलने। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद वो एक बार फिर राहुल गांधी के घर आईं। दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद राहुल गांधी खुद सोनिया गांधी को अपने घर लेकर आए। राहुल के निवास पर लंबी मीटिंग चली और उसके बाद सोनिया गांधी 10 जनपद लौट गईं और प्रियंका अपने घर। मैराथन मीटिंग की कवायद यही है कि चुनाव से 10 महीने पहले पंजाब में खड़ा हुआ तूफान किसी तरह थम जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धू ने अपनी बात रखी। सिद्धू का साफ कहना है कि अगर उनकी गलती तो पार्टी कार्रवाई कर सकती है। सिद्धू का पक्ष, नंबर 1, ड्रग सिंडिकेट पर एक्शन क्यों नहीं। नंबर 2, केबल माफियाओं पर लगाम क्यों नहीं। नंबर 3, बेअदबी केस को क्यों दबाया गया। नंबर 4, ट्रांसपोर्ट सिंडिकेट क्यों नहीं तोड़ा गया। नंबर 5, कैप्टन के खिलाफ नहीं, सोच के खिलाफ। सूत्रों का कहना है कि सिद्धू के वर्जन को सुना गया और उसी हिसाब से समाधान का रास्ता खोजा जा रहा है। एक बात एकदम साफ है कि 2022 में कांग्रेस का चेहरा कैप्टन ही होंगे और अब बीच का रास्ता निकालकर सिद्धू की नाराजगी को दूर किया जाएगा। इस क्राइसिस मैनेजमेंट का टास्क प्रियंका गांधी के हाथ में है। उम्मीद है कि जल्द सुलह हो जाएगी। आपको याद होगा कि राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट विवाद हो या छत्तीसगढ़ में अंदरूनी झगड़ा, प्रियंका कांग्रेस के संकट मोचन के रूप में उभर रही हैं। लंबे समय से पंजाब कांग्रेस पर मंडरा रहे संकट के बादल क्या छटने वाले हैं। दरअसल मौसम बदला सिद्धू और प्रियंका की मुलाकात ने। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी के सुझाए प्लान पर सिद्धू के साथ साथ कैप्टन भी राजी हो सकते हैं और 48 घंटे में हो सकता है अहम ऐलान, जैसे मिल सकती है सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी। पार्टी हाईकमान को भी लगता है कि जितनी जल्दी पंजाब की रार को खत्म किया जाए उतना ही कम नुकसान पार्टी को होगा। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। तो अब आइए एक बार जरा सिलसिलेवार ढंग से आपको यहाँ पर बता दें कि क्या कुछ हुआ है, कैसे सिद्धू और कैप्टन की ये पूरी परेशानी, ये झगड़ा लगता है जैसे खत्म हो रहा है, क्योंकि प्रियंका के फॉर्मूले पर सिद्धू मान गए हैं, उन्होंने हामी भर दी है। अब अहम जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी, जिसका ऐलान बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पार्टी अगले 48 घंटे में कर सकती है। तो ये अब 48 घंटे का इंतजार है, लेकिन सिद्धू फॉर्मूले पर राजी हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी प्रेस वार्ता में इसका ऐलान करेगी और इसी के साथ कैप्टन और सिद्धू का झगड़ा खत्म हो गया है। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी के नजरिए से अगर आप देखें तो उनके लिए बहुत जरूरी भी था कि चुनावों से पहले इस लड़ाई को खत्म करे। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक वक्त पर राजीव गांधी के दोस्त, सोनिया गांधी के करीबी, इधर सिद्धू को बीजेपी से लेकर आए थे, उनको भी मान मना के किसी तरह से पार्टी में रखना था। आखिर 2022 के चुनाव में इन्हीं दोनों बैट्समैन को ओपनिंग पेयर के तौर पर कांग्रेस पार्टी को उतारना है। गंगा साफ हो गई तो 2 करोड़ नौकरी मिल गई, नहीं मिली तो फिर मिले क्या पापा जी का ठुल्लू।
भी मिले ठोको ताली। और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह। आज सियासी दुनिया में सिद्धू के चर्चे हैं, क्योंकि अपनी बेबाकी के पर्चे बांटने में वो माहिर है। यहाँ आपको ये समझना है कि पंजाब की राजनीति में सिद्धू कहाँ खड़े हैं, यानी सिद्धू फैक्टर क्या है। इसे आप कुछ बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। फैक्टर नंबर 1, नए कृषि कानून से नाराज किसानों में सिद्धू लोकप्रिय है। मोदी सरकार का विरोध किया और किसानों का खुला सपोर्ट किया। 2022 चुनाव में पंजाब के किसान हार और जीत में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। आज आप एकजुट होके एक मुठ होके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की गल करिए। मैं बड़े टका के गल कह रहा कि अज इन्होंने एक कानून क्यों लिया, क्योंकि ई नाम ते पहले ही सी। सरकारी मंडियां दे विच ई गवर्नेंस दे नाल सरकारी खरीद हुंदी सी। ऑनलाइन मंडियां सीगियां, ऑनलाइन मंडियां दे उत्ते खरीद हुंदी सी। फिर एक कानून लियाउण दी की लोड़ सी? एक कानून इस करके लिआंदे आ वीरो कि किसान दे हक खो के, ओदे कानूनी अधिकार खो के, ओदे कानूनी अधिकार मार के अंबानी ते अडानी दे हत्थां दे विच पंजाब दीयां मंडियां, पंजाब दा मुनाफा 5-5 हज़ार करोड़ दा जिहड़ा साडा साल दा आउंदा सीगा, वो इस करके हो रहा। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब नवजोत सिंह सिद्धू सिखों की आस्था के केंद्र पाकिस्तान के करतारपुर गए थे। वही करतारपुर कॉरिडोर जिससे सिखों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। फैक्टर नंबर 2, करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का रास्ता खुलवाने का प्रयास किया। सिखों की आस्था का अहम केंद्र है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा। पाकिस्तान के न्योते पर नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर गए थे। करतारपुर में सिद्धू के रोल को लेकर सिखों का सेंटिमेंट पक्ष में है। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ 550ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। मेरा दायरा नहीं है, मेरा दायरा एक दोस्त का है। अमन अमान प्यार और एक बात आप समझ लो, जब दोस्ती का पैगाम भी भेजा है तो दोस्ती के पैगाम को छोटे से कुएं में मत रखो। वो समंदर वाली बात है, वो सबको दोस्ती का पैगाम भेजा है। तो वहीं गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी के मामले में सिद्धू न सिर्फ अकाली दल को कटघरे में खड़ा करते हैं, बल्कि अपनी सरकार के कैप्टन से भी भिड़ गए। आज सिद्धू सियासत में जिस मुकाम पर खड़े हैं, उसके पीछे उनकी लंबी सियासी तपस्या है। सिद्धू ना तो झुके और ना ही हालात से समझौता करने को तैयार हुए। आज उनके इसी स्टैंड की वजह से पंजाब के युवा आइकन मानते हैं, यानी सिद्धू पंजाब के युवाओं के लिए बड़ा फैक्टर है। फैक्टर नंबर 3, युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए मिशन चला रहे हैं। अकाली नेता मजीठिया पर एक्शन की मांग करते रहे हैं। मजीठिया पर ड्रग्स सिंडिकेट का बड़ा आरोप है। केबल माफिया और खनन माफियाओं पर एक्शन चाहते हैं। ड्रग्स छुड़वाकर नौजवानों के हाथों में नौकरी देना चाहते हैं। इट इज बेसिकली फॉर द वेलफेयर ऑफ पंजाब। मैं बाहर रह के पंजाब को संवार सकता हूं। जो मुझे अपॉर्चुनिटी देगा, एक रोल देगा, मैंने राहुल जी को एक एजेंडा दिया है। गंगा साफ हो गई। पंजाब की राजनीति में नवजोत सिंह सिद्धू का चेहरा 2022 में असरदार साबित होगा। ये बात कांग्रेस भी समझ रही है और पंजाब में कांग्रेस के विरोधी भी। आज तक ब्यूरो। कांग्रेस के तमाम विरोधी सिद्धू वाली इस लड़ाई में अपनी अपनी संभावना देख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों की खूब पीट ठोक रही थी जो कांग्रेस के विरोध में खड़े हो गए थे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बड़े अरमानों के साथ अरविंद केजरीवाल देख रहे थे कि हो सकता है सिद्धू आप में आ जाए। इधर अकाली दल के नेता वो जबरदस्त निशाना साध रहे थे सिद्धू पर, लेकिन अंत में सिद्धू का ये दाव, ये लंबा इंतजार सही साबित हुआ। ये सरकार गरीब की नहीं रही, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार बन गई है, जो कह रहे हैं नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमारे जैसे मिलेगा। तो बहुत ताली ठोको। गुंडा तंत्र और झंडा तंत्र, ये हिटलरशाही, ये लोकतंत्र सहन नहीं करता। एहसान, ये अहंकार जो आया है ना, झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है। पंजाब की सियासत में नवजोत सिंह सिद्धू चमकदार और दमदार चेहरा है। अपने हुनर के दम पर सियासी सफर की सीढ़ियां चढ़ी।
नहीं रवानी, अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। देवता न काठ की मूर्ति में न मिट्टी की, देवता भावना में विद्यमान है। और जैसे नर्मदा माई में बहता हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो क्या महसूस करेगा, वैसे ये सिद्धू यहां तुम्हारे महाकुंभ में आके महसूस कर रहा है। मैं फकीर हूं। पंजाब की सियासत में सिद्धू आज की तारीख में खरा सिक्का है, क्योंकि एक तरफ वो युवाओं में खूब लोकप्रिय हैं, तो दूसरी तरफ उनकी छवि बेदाग है। सिद्धू के सियासी कद का आकलन आप 3 तस्वीर से कर सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी दूर करने के लिए प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। पंजाब में आम आदमी पार्टी की मजबूत संभावना तलाश रहे अरविंद केजरीवाल की मंशा यही है कि सिद्धू हाथ छोड़कर झाड़ू थाम ले। वहीं विरोधी सिद्धू पर सियासी भविष्यवाणी करने को मजबूर है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के मतभेद के बीच सिद्धू पर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया। केजरीवाल ने अंदर खाने सिद्धू से सियासी सेटिंग का ना तो खंडन किया और ना ही स्वीकार किया। मंशा साफ है, केजरीवाल बयान देते वक्त वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। वहीं अकाली दल ने मिसगाइडेड मिसाइल का बाउंसर सिद्धू पर मारा। जोत सिंह सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल है जिहदा कोई कंट्रोल नहीं है। किते मर्जी डायरेक्शन हो सकती है, किते मर्जी ਵੱਜ सकती है, अपने ਤੇ ਹੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾ 5-6-10 ਡਾਇਲੌਗ ਰੱਟੇ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो इस करके एज आ मिसगाइडेड बंदा जिन्हों कला सोचता कि मैं भाषण एक्टिंग करके अज पंजाब नूं एक्टिंग वाला नहीं चाहिए। मैं सिद्धू साहब का बड़ा सम्मान करता हूँ। सिद्धू साहब कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर नेता हैं, तो इस तरह की ऐसे लूज टॉक नहीं करनी चाहिए किसी भी नेता के बारे में। चंपा के 10 फूल चमेली की एक कली। हाजिर जवाब सिद्धू ने अकाली दल के बाउंसर पर सिक्सर जड़ दिया, ट्वीट करते हुए पूरा हिसाब बराबर कर दिया। इस मिसाइल का निशाना आप है। जब तक पंजाब के खंडहरों पर बना आपका सुख विलास एक पब्लिक स्कूल और सरकारी अस्पताल में नहीं बदल जाता, मैं नहीं झुकूंगा। यही तो है सिद्धू होने का मतलब। भाषण की अनूठी कला के बूते सिद्धू हमेशा अपने करीबियों और विरोधियों की जुबान पर छाए रहते हैं। सिद्धू बड़ा स्पष्ट कह रहा है कि किस प्रकार वहाँ पर माइनिंग में घोटाला हो रहा है, किस प्रकार वहाँ पर केबल में घोटाला हो रहा है, किस प्रकार वहाँ पर ट्रांसपोर्ट में घोटाला हो रहा है, किस प्रकार वहाँ पर ये जो शराब के ठेकों में घोटाला हो रहा है। तो ये लगातार मामले सामने आ रहे हैं, परंतु ये सारी लड़ाई असल में कांग्रेस के 10 जनपद की है, जहाँ पर परिवार की लड़ाई है। परिवार में सोनिया गांधी कुछ कहती हैं, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा कुछ और मन है, उसके चलते पंजाब को नुकसान हो रहा है। तो खैर विपक्ष कुछ भी कहता रहे, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कम से कम पंजाब की ये लड़ाई कैप्टन और सिद्धू की खत्म हो रही है। लेकिन एक झगड़ा है जो खत्म नहीं हो रहा, किसानों के आंदोलन का। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर किसान नेता और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने हो गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को आरोप था कि आंदोलनकारियों ने हम पर हमला कर दिया। वो कह रहे हैं कि स्टेज पर ही, मंच पर ही कब्जा करना चाहते हैं बीजेपी कार्यकर्ता। अब तक नए कृषि कानून को लेकर जो लड़ाई बीजेपी और आंदोलनकारियों के बीच जुबानी थी, अब वही जंग तोड़फोड़ और धमकी तक पहुंच गया। किसानों का काले झंडे वाला विरोध, बीजेपी वर्कर्स पर हुआ हमला, बीजेपी नेताओं की गाड़ियां तोड़ी गई, लाठी डंडे और छिड़ गया संग्राम, दौड़ाते आंदोलनकारी, भागे बीजेपी नेता। तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है।
वही गाजीपुर बॉर्डर, जहां आंदोलनकारी किसान और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। फिर क्या हुआ आप देख सकते हैं। बीजेपी का आरोप है कि सुबह 10 बजे अपने नेता अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए जुटे थे, तभी वहां काले झंडे लेकर कृषि कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी पहुंच गए। देखते ही देखते स्वागत समारोह जंग के अखाड़े में बदल गया। हम लोग बहुत शालीनता से खड़े हुए थे, इतने में वहाँ राकेश टिकैत जी के जो गुंडे हैं वो सभी आए, तलवार भाला और जितने भी उस तरह का सामान हो सकता है जिससे वो आक्रमण कर सकते हैं। हमारी कितनी बहनें चोटिल हो गई, जो अभी ने फोन किया वो आने की कंडीशन में नहीं है। बीजेपी का आरोप आपने सुना, लेकिन आंदोलन कर रहे किसान उल्टा बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हैं। धमकी दे रहे हैं उनको, मतलब मंच पे कब्जा करके स्वागत करेंगे। इसको रोड को ब्लॉक करा ऊपर से, वे फिर वहां को आएंगे ना सारे के सारे। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुआ, पुलिस के लोग वहां पे थे, मंच पे कब्जा करना चाहते थे, झंडे लगा कर स्वागत करना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि गाजीपुर बॉर्डर पे हमने मंच पे कब्जा करके अपने लोगों का स्वागत करा। अगर मंच इतना प्यारा है तो इसमें शामिल हो जाओ ना, ऐसी बीमारी पार्टी में हो क्यों? आंदोलनकारी किसानों की दलील अपनी जगह है, लेकिन तस्वीर की गवाही कुछ और कहानी बयां कर रही है। बीजेपी के नेता कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ। अब देखना होगा पुलिस क्या एक्शन लेती है। कुमार कुणाल, गाजीपुर बॉर्डर, आज तक। ये घमासान तो खत्म नहीं हो रहा, लेकिन क्या हुआ कोरोना से लड़ाई का आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। दिल्ली में आखिर क्यों लॉक हुए कई बाजार? ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और अब बात करेंगे कोरोना की लापरवाहियों की, क्योंकि कोरोना की उन लापरवाहियों का जिक्र जरूरी है जिन्हें जानलेवा कोरोना वायरस फिर से लौटने का रास्ता देख रहा है। जहां दिल्ली में जो हुआ बेहद चौंकाने वाला है। कोरोना में छूट क्या मिली? लोग उस कोरोना को भूल गए जो 1.5 महीने पहले सांसों पर अटैक कर रहा था। ऐसे में मजबूत प्रशासन को दिल्ली के बाजारों में फिर से ताले लटकाने पड़ गए हैं। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर दिल्ली की रिपोर्ट ठीक नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो दिल्ली वालों के लिए ये बेहद घातक सिद्ध हो सकता है। क्या दिल्ली में फिर से लॉकडाउन की नौबत आ गई? दिल्ली में अनलॉक के बाद फिर से क्यों लॉक होने लगे बाजार? क्या अनलॉक का 5वां चरण दिल्ली को भारी पड़ने लगा? दिल्ली से कोरोना गाइडलाइंस को लेकर रिपोर्ट ठीक नहीं है। कोरोना अभी गया नहीं और दिल्ली में भीड़ बेकाबू होने लगी। दिल्ली ने दूसरी लहर का तांडव देखा, तीसरी लहर भी तैयार है। आखिर दिल्ली वाले कोरोना को फिर से बुलाने पर क्यों उतारू? क्या दिल्ली वाले सीएम केजरीवाल की चेतावनी भूल गए? क्या आपको दिल्ली के सीएम केजरीवाल की चेतावनी याद है? नहीं याद है तो आपको याद दिला देते हैं। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ शब्दों में कहा था, अगर दिल्ली में कोरोना बढ़ा तो फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। जब तक जरूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें। अगर कोरोना फिर से बढ़ने लग गया, हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा फिर से लॉकडाउन लगाने के लिए। हम नहीं चाहते लॉकडाउन लगाना, हम लॉकडाउन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है और आप भी नहीं चाहते। लॉकडाउन कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मजबूरी में लगाना पड़ता है। और एक चीज़ कि जब तक ज़रूरत नहीं पड़े घर से बाहर ना निकलें। ज़रूरत बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना निकलें। दिल्ली खुल तो गई, लेकिन लगता है दिल्ली वालों ने केजरीवाल की बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगने के बाद दिल्ली 31 मई से अनलॉक होना शुरू हुई थी। कोरोना का खौफ थोड़ा कम हुआ था और अब सोमवार यानी 28 जून से दिल्ली में अनलॉक का 5वां चरण शुरू हुआ और ये 5वां चरण दिल्ली के लिए एक नया डर लेकर आया है। जी हां, बाजारों में ऐसी भीड़ उमड़ी
जैसे कोरोना कभी था ही नहीं। और फिर वही हुआ जो केजरीवाल ने कहा था। लक्ष्मी नगर की मेन मार्केट से लेकर उसके आसपास के बाजारों में ताले पड़ गए। पहली बार इस लॉकडाउन को खोलने के बाद किसी बाजार को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। जो लक्ष्मी नगर का बाजार है वो 5 जुलाई यानी आने वाले सोमवार को रात के 10 बजे तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तमाम जो शटर हैं वो बंद है। क्या है आप लोगों का यहाँ पर क्या वजह रही? बंद है दुकानें? जी बंद है। क्या है? बंद है लॉकडाउन आज से बंद है। क्या यहाँ भीड़ बहुत हो रही थी? बहुत भीड़ हो रही थी यहाँ। तो ये मुश्किल है। जो दुकान के तमाम कर्मचारी हैं वो यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि उन्हें अभी जानकारी मिली है कि इस तरीके से पूरा बाजार बंद करने का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम का आदेश दिया गया है। तो ये स्थिति है। क्या वजह रही मार्केट बंद होने की? भाई साहब मार्केट 9 बजे तक खोल रहे थे इसलिए कर गए। अगले टाइम से नहीं बंद करते, 8 बजे का टाइम था। 9 बजे तक खोलते हैं, भीड़ इतनी रहती है मार्केट के अंदर। इन बाजारों में फिर से लॉकडाउन की नौबत क्यों आई, उसकी पूरी रिपोर्ट देखिए। 6 दिनों तक लक्ष्मी नगर मेन बाजार, विकास मार्ग से लवली पब्लिक स्कूल, किशन कुंज, आसपास के बाजारों में मंगल बाजार, विजय चौक, सुभाष चौक, जगत राम पार्क और गुरु रामदास नगर के खुलने पर प्रतिबंध लगा है। यहाँ जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी सभी काम बंद रहेंगे। ये कार्रवाई एसडीएम प्रीत विहार की रिपोर्ट पर हुई है, जिसमें बताया गया कि रविवार को मार्केट, शॉपकीपर्स, वेंडर्स और आम लोग लक्ष्मी नगर के मेन बाजार में कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे। रविवार को बाजार में उमड़ी भीड़ को मार्केट एसोसिएशन और दुकानदार नियंत्रित नहीं कर पाए। ये स्थिति कोरोना संक्रमण का कारण बन सकती है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है कि बाजार में उमड़ने वाली भीड़ की जिम्मेदारी स्थानीय मार्केट एसोसिएशन की होगी। हालांकि व्यापारियों का दावा है कि मार्केट बंद करने से पहले उनकी राय नहीं ली गई और न ही उन्हें भीड़ बढ़ने की जानकारी दी गई। हम आपको बता दें कि दिल्ली में सोमवार से अनलॉक 5 की प्रक्रिया के तहत सभी स्टैंड अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की दुकानें बिना ऑड इवन नियम के खोलने की इजाजत दी गई थी। गैर जरूरी सामान या सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक किया गया था। जिम, योग केंद्र, होटल, कोर्ट और घरों से बाहर निकलकर बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, होटल में शादी की छूट भी दी गई थी। दिल्ली खुली तो बेतहाशा खुल गई। अब मेट्रो स्टेशन की ये तस्वीर देखिए, कैसे सैकड़ों लोग मेट्रो स्टेशन पर जुटे हैं। लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। दिल्ली मेट्रो में परेशानियों का जो तांता है वो खत्म नहीं हो रहा है। दूसरी कोरोना वेव है, लेकिन आपको दिखाएं कि किस तरीके से भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग, मुश्किलें लोगों की बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ वैशाली मेट्रो स्टेशन है और यहाँ गेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। क्या जानकारी है इसके बारे में जो यहाँ पर मेट्रो के अधिकारी हैं? क्या दिक्कत क्या हो रही है? सर तकनीकी खराबी है, जैसे ही ऊपर से आदेश आएगा हम गेट ओपन कर देंगे। सर ये बताइए, मेट्रो अधिकारियों की तरफ से बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी है। जी, अगर आप लोगों ने 8:25 से दरवाजा बंद किया हुआ है और 9 बजे तक आप नहीं खोल रहे हो और अब आप मीडिया को देखते हुए खोल रहे हो, तो क्यों पब्लिक को परेशान कर रहे हो आप लोग? लोगों को परेशानी हो रही है और ये आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ कि किस तरीके से लोग यहाँ पर उत्तेजित है, परेशान है। 1 घंटा रोज खराब करते हैं, यहाँ पे लाइन लगाते हैं रोज और ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। लाइन जो है काफी दूर तक हम आपको कैमरा से भी दिखाते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। कई मीटर लाइन है और लगभग हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर, सैकड़ों हजारों की तादाद में बाहर इंतजार कर रहे हैं। इस लाइन की अगर हम लंबाई आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये तो मेट्रो स्टेशन से हम थोड़ी दूर पर बाहर निकले हैं। बाहर सड़क तक लाइन लगी हुई है। लोगों के लिए परेशानी लगातार, जिनको ऑफिस जाना है, जिन्हें अपने काम पर जाना है, जिन्हें हर रोज इसी तरीके से मेट्रो के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, उनके लिए मुश्किल है।
आनंद विहार बस अड्डे से लेकर मंडियों तक भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है और ये भीड़ बढ़ना ही बेहद घातक है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर तैयार खड़ी है। डेल्टा के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिलने शुरू हो गए हैं और तो और पिछले 2 दिनों में दिल्ली में कोरोना के केस भी तकरीबन डबल हो गए हैं। सोमवार यानी 28 जून को दिल्ली में कोरोना के 59 मामले सामने आए थे, जो मंगलवार यानी 29 जून को बढ़कर 101 हो गए। अब सवाल यह है कि क्या ये केस सोमवार को दिल्ली में अनलॉक 5 के कारण बढ़े हैं? लेकिन सच यही है कि इस दौर में भीड़ बेहद घातक साबित हो सकती है। कुमार कुणाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली के कुछ बाजारों में लगी 6 दिन की पाबंदियों पर व्यापारी वर्ग भले ही दिल्ली सरकार और प्रशासन को कोस रहा हो, लेकिन जो अब हम बताने जा रहे हैं उसको देखकर सब हैरान रह जाएंगे, चौंकेंगे। जहां कोरोना संक्रमण फैलने की रफ्तार को बताने वाली आर वैल्यू फिर से बढ़ने लगी है। आर वैल्यू से पता चलता है कि एक कोविड संक्रमित व्यक्ति से औसतन कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं। महामारी के खत्म होने के लिए आर वैल्यू का 1 से कम रहना जरूरी है, लेकिन दिल्ली में आर वैल्यू 1 से ऊपर जा रही है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जिससे पता चलता है कि दिल्ली में संक्रमण फैलने की रफ्तार बढ़ रही है। मई के आखिर और जून के शुरुआत में जो आर वैल्यू दिल्ली में कंट्रोल में थी, अब वो जून के आखिर में बढ़ रही है। इसी तरह महाराष्ट्र में आर वैल्यू 1 से ऊपर है, यानी महाराष्ट्र में भी महामारी खत्म होने के संकेत नहीं दे रही। हम आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत भी महाराष्ट्र से ही हुई थी और एक बार फिर महाराष्ट्र में खतरा पल रहा है। इसी तरह से केरल चलिए। केरल में अप्रैल मई के बीच पीक पर पहुंचने वाली आर वैल्यू बीच में थोड़ी डाउन जरूर हुई थी, लेकिन एक बार फिर से 1 तक पहुंच गई है। तो जानकारों को अंदेशा था कि लॉकडाउन के बाद आर वैल्यू बढ़ेगी और जिसका डर था वही हो रहा है। वैज्ञानिक परेशान हैं, डॉक्टर्स चिंतित हैं। दूसरी लहर ने जो तांडव मचाया उसे सोचकर ही सब सिहर जाते हैं। सांसों की जंग और अस्पतालों में बेड के लिए तड़पते भटकते लोगों को देश ने देखा है। अपनों के लिए मातम मनाते हुए लोगों को देश ने देखा है। इतना सब होने के बाद भी लोग कोरोना से क्यों नहीं डर रहे? क्यों ऐसी लापरवाहियां? बिहार से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर हिमाचल प्रदेश तक कोरोना को लोग क्यों फिर से बुलाने पर आमादा है? भारत में कोरोना की दूसरी लहर भले ही मंद पड़ गई है, लेकिन ये याद रखना होगा कि कोरोना अभी गया नहीं है और तीसरी लहर का खतरा भी बरकरार है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना चला गया, वो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है 2 दिन के अंदर देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 45,951 लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि मंगलवार को देश में कोरोना वायरस के 33,566 मामले आए थे। अचानक देश में कोरोना के 8,000 से ज्यादा मामलों का उछाल आ गया। अगर ऐसे में हम लापरवाहियां करते हैं तो ये घातक साबित हो सकता है। फिर लोग हैं कि मानते नहीं। आपको पटना के बाजारों की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी पटना के बाकरगंज इलाके में मौजूद हैं और यहाँ की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो लॉकडाउन के दौरान तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा था, लेकिन लॉकडाउन की लगाने से संख्या में काफ़ी कमी आई थी। लेकिन जैसे जैसे आप देखिए अनलॉक होता जा रहा है बिहार, किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, बाज़ारों में पहुँच रहे हैं, मास्क नहीं लगा के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और ये बेहद गंभीर मामला है। भोपाल की सड़कों पर भी लोग कोरोना को भुला बैठे हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि मास्क हटा तो कोरोना वाली दुर्घटना घटी। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन पूरी तरीके से हट चुका है और लोग अब बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका से पहले होना तो ये चाहिए था कि लोगों को अब जो दूसरी लहर में कहर देखने को मिला है कोरोना का, कम से कम उससे कोई सबक लिया जाता। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसा कुछ नहीं दिखता। लोग जब बाहर निकलते हैं तो उनमें से कई ऐसे लोग हैं, बड़ी संख्या में अगर आप देखें सड़कों पे, तो वो बिना मास्क के निकल रहे हैं और ये एक बड़ा सवाल पैदा कर देता है उन लोगों पे कि आखिरकार तीसरी लहर की संभावना से पहले वो कुछ सीख क्यों नहीं रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में उमड़ी टूरिस्टों की भीड़।
सोलन में प्रशासन ने लगाई धारा 144। और ये देखिए हिमाचल प्रदेश के सोलन की तस्वीरें, कैसे टूरिस्ट कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोलन में इतने टूरिस्ट आ गए कि प्रशासन को मजबूरी में धारा 144 लगानी पड़ी। हिमाचल के नारकंडा में भी टूरिस्टों की भीड़। यही हाल नारकंडा हिल स्टेशन का रहा, यहां भी टूरिस्ट उमड़ पड़े। राजस्थान के दौसा में कोरोना को न्योता, वैक्सीनेशन सेंटर पर आउट ऑफ कंट्रोल हुई भीड़। ये तस्वीरें राजस्थान के दौसा की हैं। यहाँ 18 साल से 45 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ इतनी है कि लोग एक दूसरे से रगड़ खा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। यहाँ लोग कोरोना को भगाने के लिए वैक्सीन लगवाने आए हैं, लेकिन यहाँ जितनी भीड़ है उससे कोरोना को जैसे न्योता दिया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। क्या है देश में तीसरी लहर की भविष्यवाणी और क्या कह रही है सरकार? डॉक्टर्स ब्रेक के बाद देखते रहिए। तो कोरोना की दूसरी लहर देश में अभी खत्म हुई नहीं कि तीसरी लहर की आहट आ गई है। जी हाँ, वैज्ञानिक डॉक्टर्स ये बता रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कह रही है इस तीसरी लहर की आशंका पर? देखिए। वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किए जा चुके डेल्टा वेरिएंट और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार ने कुछ बातें साझा की हैं। कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि तीसरी लहर का आना या न आना हमारे हाथ में है। इसमें ओवरऑल डिसिप्लिन मायने रखता है। उन्होंने कहा कि देश में मौजूद डेल्टा वेरिएंट का अप्रत्याशित व्यवहार भी महामारी की तस्वीर को बदल सकता है। तीसरी लहर पर सरकार ने 3 पॉइंट रखे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर और स्टडी की जरूरत है। इसके आने की तारीख तय करना सही नहीं होगा और लहर कितनी बड़ी होगी ये हमारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले देश में 12 राज्यों में सामने आए हैं। अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन की क्षमता को कम करता हो। इस पर अभी और स्टडी की जरूरत है, लेकिन राज्य सरकारों ने तीसरी लहर के मद्देनजर तैयारियां तेज कर दी हैं। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।